कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, पेज नंबर 227 न्यू बुक में द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मिल गया सबको। आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझना है कि इसको वर्ल्ड वॉर क्यों बोला गया है। हम लोग सुने होंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर, ये सब हम लोग सुने हैं ना। तब इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हम लोग स्टडी करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री को। समझ में आ रहा है, हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को स्टडी करेंगे। तो इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो फाइट किया गया था इट वॉज बिटवीन 1914 टू 1918। 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फाइट किया गया था। उस वक्त इंडिया जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था। इंडिया को फ्रीडम नहीं मिला था, इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यार इसको फर्स्ट वर्ल्ड, इसको वर्ल्ड वॉर क्यों बोला गया। क्यों? क्योंकि इस वॉर में वर्ल्ड का जितना भी कंट्रीज है वो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। इसी वजह से इसको बोला गया है वर्ल्ड वॉर। समझ में आया? अब इसको वर्ल्ड वॉर पहला बोलने का रीजन ये है कि ऑलमोस्ट सब कंट्री यहां पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व था। दूसरा, ये वॉर जो था लैंड में भी लड़ा गया था, पानी में भी लड़ा गया था और सी में भी लड़ा गया था। ओशन में भी लड़ाई हो रहा है। समझ में आ रहा है? लैंड में भी हो रहा है, एयरफोर्स के थ्रू भी हो रहा है। तो तीनों ही सेक्शन इस वॉर में इंपैक्ट हो गया था। और ये वॉर स्टार्ट हुआ था यूरोप से, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते करके एशिया और अफ्रीका तक भी ये वॉर बढ़ गया था। ठीक है, ये सब रीजन के वजह से इसको वर्ल्ड वॉर बोला जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो अभी समझ में आ गया ना इसको वर्ल्ड वॉर क्यों बोला गया, क्या रीजन था इसका। पहला, ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस वॉर। दूसरा, ये वॉर पानी, जमीन और हवा तीनों जगह लड़ा गया था। ठीक है, और तीसरा, ये वॉर में ह्यूमैनिटी को बहुत लॉस हुआ, बहुत लोग मरा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। अब आते हैं हम लोग क्या कॉजेज था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। व्हाट वाज द मेन कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें से सबसे पहले इंटेंस नेशनलिज्म। इंटेंस नेशनलिज्म का मतलब है हर कंट्री के लोग जो है अपने कंट्री को आगे ले जाना चाह रहे थे। स्पेशली जर्मनी में जो कि केजर विलियम टू थे। देखो, जब पॉलिटिशियंस लोग या रूलर लोग के पास कुछ अच्छा करने को नहीं रहता, कुछ अच्छा बोलने को नहीं रहता ना, वो लोग अपना नाकामी को देशभक्ति के पीछे छुपाता है कि हम सच्चा देशभक्त है, हम लोग का देश सबसे आगे है। कुछ करने को है नहीं तो लोगों को फालतू का देशभक्ति में ज्ञान देना चालू। यही हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन के वक्त में। जर्मनी, वहां का जो किंग था केजर विलियम, ये बोलने लगा जर्मनी अब वर्ल्ड पावर बनने वाला है, सुपर पावर बनने वाला है, हम लोग पूरा दुनिया में राज करेंगे। ये सब बोल के इन लोग क्या किया, फ्रांस के साथ वॉर में उतर गया। फिर बहुत सारा वॉर होने लगा। समझ में आया? बहुत सारा वॉर होने लगा छोटा छोटा कंट्रीज के बीच में। रीजन क्या था वॉर का? इंटेंस नेशनलिज्म, अपने देश को सबसे आगे करना, अपने देश को सबसे ऊंचा दिखाना। क्लियर हो गया पॉइंट। दूसरा था आर्मामेंट रेस। आर्मामेंट रेस का मतलब है हर कंट्री अपने आप को वॉर के लिए तैयार करने लग गया। मतलब सब ज्यादा से ज्यादा हथियार जमा कर रहे हैं अपने पास, ज्यादा से ज्यादा सोल्जर को एम्प्लॉय कर रहा है, बड़ा आर्मी बनाने में लग गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट हथियार अपने पास रखने में लग गया। सब कंट्री एक दूसरे से रेस में लग गया। अच्छा, उसके पास इतना हथियार है, हम उससे ज्यादा हथियार लेंगे। उसके पास इतना सोल्जर है, हम उससे ज्यादा सोल्जर लेंगे। उसके पास इतना टैंक है, उससे ज्यादा टैंक खरीदेंगे। तो एक वर्ल्ड में बड़ा बड़ा कंट्रीज के बीच में आर्मामेंट रेस लग गया, हथियारों का रेस लग गया। समझ में आ गया? ये था दूसरा रीजन। तीसरा था द डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू 2 आर्म्ड कैंप्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। यूरोप 2 पार्ट में, 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। पहला ग्रुप का नाम था ट्रिपल अलायंस और दूसरा ग्रुप का नाम था ट्रिपल एंटिटी। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन था? ट्रिपल अलायंस
ट्रिपल अलायंस में था ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। सॉरी, ये ट्रिपल एंटिटी में था। ट्रिपल एंटिटी में कौन कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली एंड टर्की। तो पूरा यूरोप दो ग्रुप में बंट गया, ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंटिटी। ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, टर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया और इटली, और ट्रिपल एंटिटी में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। ये लोग अपना ग्रुप बना लिया। ट्रिपल अलायंस बोला हम लोग के ऊपर कोई हमला करेगा तीनों मिलकर लड़ेंगे। ट्रिपल एंटिटी बोला हम लोग के ऊपर कोई हमला करेगा हम लोग भी सब मिलकर लड़ेंगे। तो ग्रुपिंग होने लगा, दो गुट में पूरा यूरोप बट गया, इस साइड में और इस साइड में। समझ में आया? फोर्थ था इंपीरियलिज्म या रेस फॉर कॉलोनीज। यूरोपियन कंट्रीज लोग क्या करता था, गरीब एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज को अपने कब्जे में ले लेता था, कॉलोनी बना लेता। जैसे कि इंडिया को कॉलोनी बना लिया था यूके, उसी तरह जर्मनी, रशिया, ये लोग बहुत सारा कॉलोनीज बना लिए थे एशिया और अफ्रीका का गरीब कंट्री में, कब्जा कर लिया और अपने हिसाब से अब उसको यूज कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए उस कंट्री को यूज करो, और बेचारा उस कंट्री का कबाड़ा कर देता था। तो उस वक्त क्या हुआ, आर्मामेंट रेस लग गया जर्मनी, यूके, फ्रांस के बीच में कि कौन कितना ज्यादा कॉलोनीज कैप्चर कर सके, कौन कितना ज्यादा देश कैप्चर कर सके। और इसके वजह से क्या होता था, दोनों आपस में लड़ जाता था कि अरे हमको चाहिए इंडिया, एंग्लो पर्शियन वॉर, एंग्लो फ्रांस वॉर, फ्रांस और इंग्लैंड लड़ गया आपस में, इधर फ्रांस और जर्मनी लड़ गया आपस में। लड़ाई किस रीजन की वजह से? क्योंकि हम लोगों को कॉलोनीज चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को कब्जा करना है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये 4 पॉइंट समझ में आया। और लास्ट पॉइंट जो था वो था साराजीवो क्राइसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट कॉज। साराजीवो क्राइसिस या इमीडिएट कॉज। अब देखो, साराजीवो एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है, ठीक है। अब ये स्टोरी को सही से समझना है साराजीवो क्राइसिस की वजह से। जैसे वहां पे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में था ना, इमीडिएट कॉज, कॉजेज तो बहुत सारा था वॉर का, लेकिन इमीडिएट कॉज था वो कार्ट्रिज राइफल। तो यहाँ पे भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तो बहुत सारा कॉजेज था, लेकिन इमीडिएट कॉज था साराजीवो क्राइसिस। अब साराजीवो में क्या होता है ना, पीपल ऑफ बोस्निया विच वॉज एनेक्स्ड बाय ऑस्ट्रिया वर सर्बियंस। बोस्निया जो कंट्री था उसको ऑस्ट्रिया कब्जा कर लिया था, कब्जा ऑस्ट्रिया किया था, लेकिन वहां का लोग रहने वाला सर्बियंस था। समझ में आ रहा है बात? बोस्निया एक सिटी था, कंट्री था, जिसके ऊपर किसका कब्जा था? ऑस्ट्रिया, लेकिन वहां के रहने वाले लोग क्या थे? सर्बियंस। यहां तक क्लियर हुआ? वहां के लोग चाह रहे थे कि हम लोग को बाकी स्टेट्स की तरह फ्रीडम मिल जाए, और ऑस्ट्रिया से वो लोग लड़ रहा था, बोस्निया के लोग। उसी वक्त होता क्या है, ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस रहते हैं फ्रांसिस फर्डिनेंड, वो अपने वाइफ के साथ साराजीवो आते हैं। साराजीवो कैपिटल रहता है बोस्निया का, बोस्निया का कैपिटल साराजीवो। तो ऑस्ट्रिया के प्रिंस साराजीवो आए, बोस्निया के कैपिटल। वहां पे क्या होता है, एक 19 साल का बोस्नियन लड़का जिसका नाम रहता है प्रिंसिप, वो क्या करता है, मार देता है, उड़ा देता है। किसको? प्रिंस को और उसके वाइफ को। अब देखो, प्रिंसिप था तो ऑस्ट्रियन सब्जेक्ट, लेकिन ये असैसिनेशन, ये मर्डर प्लान किया गया था सर्बियंस के द्वारा। सर्बियंस का एक सीक्रेट सोसाइटी था जिसका नाम था ब्लैक हैंड्स। वो लोग ये असैसिनेशन, ये मर्डर प्लान किया था। तो सर्बिया को ब्लेम किया जाने लगा कि यार तुम लोगों के वजह से हम लोग का प्रिंस मरा है। तो ऑस्ट्रिया बोला कि प्रिंसिप और उसका जितना भी साथी है सबको हम लोगों के हवाले करो। ऑस्ट्रिया बोला अगर हवाले नहीं करोगे तो वॉर हो जाएगा। तो ऐसा बात है, सर्बिया हवाला नहीं किया उन लोगों को। तो इससे क्या होता है, ऑस्ट्रिया जो है सर्बियन गवर्नमेंट्स के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। समझ में आया? ऑस्ट्रिया क्या करता है, सर्बिया के ऊपर 28 जुलाई 1940 को वॉर डिक्लेयर कर देता है। पहला कौन वॉर डिक्लेयर किया? ऑस्ट्रिया सर्बिया के ऊपर। रीजन क्या था बता दिए हम, समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है,
सर्बिया को बचाने के लिए रशिया आता है। ए, सर्बिया को नहीं मारोगे, रशिया आया। अब समझ में आ रहा, बोस्निया को बचाने के लिए रशिया आया, सर्बिया को बचाने के लिए, ऑस्ट्रिया को बचाने के लिए आ गया जर्मनी। है हम लोग लड़ेंगे, जर्मनी कूदा, वहां से फ्रांस आ गया। समझ में आया बात? दो आदमी का झमेला, दो कंट्री, छोटा कंट्री के बीच का झमेला, सब बड़ा बड़ा कंट्री बीच में घुस गया, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट। समझ में आया बात? मेरा क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो ये था कॉजेज ऑफ दी वॉर, और वॉर स्टार्ट हुआ। अच्छा, वॉर बिगिंस, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, कॉजेज पढ़ना है। वॉर बिगिंस को पूरा काट दो, कोर्स ऑफ दी वॉर को पूरा काट दो। टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट, अब हम लोग आ जाएंगे डायरेक्टली वॉर का क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहा। कॉजेस हम लोग पढ़ लिए, कॉजेस के बाद डायरेक्टली क्या पढ़ना है? कॉन्सिक्वेंसेस। बीच में और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस बोल दो या रिजल्ट बोल दो, वॉर का क्या रिजल्ट रहा। तो वॉर तो खत्म हो जाता है, वॉर 1 में कौन हारता है? जर्मनी हार जाता है, समझ आ रहा? ट्रिपल अलायंस हार जाता है, ट्रिपल एंटिटी जीत जाता है। तो जर्मनी, टर्की, ये लोग सब हार जाते हैं। जीतता कौन है? फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, ये लोग जीत जाते हैं। तो ये लोग जीता, वो लोग हारा। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट हुआ वॉर का? ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, सरेंडर करने के बाद जर्मनी, एक ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस साइन हुआ, एक ट्रीटी साइन हुआ वर्साइलिस का सिटी में 28 जून 1919 में, हॉल ऑफ मिरर्स, जो कि वर्साइलिस फ्रांस में है, ठीक है। उस ट्रीटी में जर्मनी को ब्लेम किया गया कि बेटा तुम ही वॉर स्टार्ट किए हो, अब तुमको फाइन भरना पड़ेगा। इतना ज्यादती हुआ ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस में कि यही ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस रीजन बनता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। इतना ज्यादती किया गया, इतना इन लोगों के ऊपर टॉर्चर किया गया कि हिटलर इसी का बदला लेने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर देता है। तो देखो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस में क्या बोला गया, क्या कंडीशन रखा गया। पहला रखा गया वॉर इंडेमनिटी। बोला गया जर्मनी बेटा तुम वॉर स्टार्ट किए हो तो जितना भी पैसा हम लोगों का लगा है तुमको मारने में, उसका भी भरपाई तुम करोगे। सोचो कितना गलत बात। एक तो वॉर हुआ प्लस जर्मनी को हराने में जो पैसा ट्रिपल एंटिटी खर्चा किया, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया खर्चा किया, बोला तुमको मारने में जो पैसा लगा है वो पैसा भी तुम हम लोग को दोगे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद $33 बिलियन का इंडेमनिटी लिया। $33 बिलियन उस वक्त में, आज से 100 साल पहले। सोचो $33 बिलियन कितना होता है। जर्मनी को बोला तुम लोगों को, तुमको देना पड़ेगा हम लोगों को। क्यों? तुमको जो मारे, तुम बेटा वॉर स्टार्ट किया था तुम दो। पहला इसका कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरा राइन वैली, बोला गया राइन वैली का जो एरिया है उसको अब डीमिलिटराइज करिए, मतलब वहां से अपना मिलिट्री को पीछे लेके जाओ और ये एरिया में एलिड ट्रूप्स के पास रहेगा 15 साल तक। 15 साल तक इसमें कब्जा किसका रहेगा? हम लोगों का रहेगा। और जर्मनी वहां पे कुछ भी बना नहीं सकता, कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। जर्मनी का वो एरिया था। तीसरा बोला एलिस लॉरिक्स एंड द स्कार बेसिन, बोला एल्स्केक लॉरियंस जो कि आप फ्रांस से कैप्चर किए थे फ्रेंच वॉर के बाद, उसको वापस करिए। फ्रांस को कंपेंसेशन के तौर पे आपको कोयला सप्लाई करना पड़ेगा फ्री में 15 साल तक। 15 साल तक फ्रांस को फ्री में जर्मनी अपने पास से कोल सप्लाई करेगा। तीसरा ठीक है, शिजलविक जो कि एक कंट्री था जर्मनी के अंडर, उसको छीन के डेनमार्क को दे दिया गया। जाओ डेनमार्क तुम रख लो। यूपेन एंड मेलेडी वो लोग दोनों को भी छीन के बेल्जियम को दे दिया गया। जाओ बेल्जियम तुम रख लो। पोलैंड को इंडिपेंडेंट कर दिया गया।
पोलैंड जो कि जर्मनी का पार्ट था, उसको जर्मनी से अलग करके दे दिया गया इंडिपेंडेंस, जाओ बाबू तुम आजाद। जर्मनी का जितना भी कॉलोनीज था, ओवरसीज पोजेशन था, सब के ऊपर ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस कैप्चर कर लिया। बोला हम लोग आपस में बांट लेंगे, अब तुम निकल लो। यहां तक के बोला गया मिलिट्री को आप अपना, जर्मनी को बोला गया तुम लोग अपना मिलिट्री पावर बढ़ा नहीं सकती हो। मैक्सिमम जो तुम लोग का सोल्जर रहेगा वो रहेगा 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा सोल्जर नहीं, 15,000 से ज्यादा नेवी में आदमी नहीं रहेगा। और एयरफोर्स तो तुम लोग रख ही नहीं सकते हो, मतलब एयरफोर्स टोटली बैंड। 1 लाख आर्मी, 15,000 नेवी मैन, बस एयरफोर्स बैंड। ह्यूज क्वांटिटी में कोल सप्लाई करने बोला गया जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम, जर्मनी को, फ्रांस और बेल्जियम को फ्री में 10 साल तक। क्लियर हुआ? तो जो इतना ज्यादती किसी के साथ होगा तब वो तो दोबारा तो बदला तो लेगा ना। वो जब वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ेंगे तो यही सब याद रखना, यही सब दोबारा आएगा। अभी बेचारा कमजोर था, दबा हुआ था, बोले ठीक है बाबू जो करने करो, जब मेरा टाइम आएगा तो बताएंगे। तो क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? तो देखो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया, बोले नहीं ये तो बहुत गलत है, मतलब पूरा का पूरा भार तुम जर्मनी के ऊपर डाल दिए, पूरा का पूरा ब्लेम जर्मनी के ऊपर तुम डाल दिए। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस समझ में आ गया। और क्या कौन सी रिजल्ट हुआ वॉर का? तो पहले तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, दूसरा है टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट दैट चेंज द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में बहुत सारा कंट्रीज का नक्शा बदल गया, बहुत को इंडिपेंडेंस मिल गया, बहुत का बॉर्डर चेंज हो गया, तो पॉलिटिकल मैप वर्ल्ड का बदल गया। क्या बदला? पहला ऑस्ट्रिया और हंगरी जो दोनों सेम कंट्री था बट गया, इंडिया पाकिस्तान की तरह। ऑस्ट्रिया अलग, हंगरी अलग। जर्मनी को अपना एल्केस लॉरियन रीजन को जापान बोल रहे, फ्रांस को देना पड़ा। यूपेन मेलेडी को बेल्जियम को देना पड़ा। पोलैंड को इंडिपेंडेंस देना पड़ा। तो मैप पूरा क्या हुआ? जर्मनी का चेंज। बहुत सारा नया स्टेट्स फॉर्म हुआ, जैसे कि रोमेनिया, चेकोस्लोवाकिया, फिनलैंड, यूगोस्लेविया, ये सब नया नया कंट्रीज फॉर्म हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। और जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी में डिक्टेटरशिप खत्म हो गया, ऑटोक्रेसी खत्म हो गया, मोनार्की खत्म हो गया। समझ में आया? तो ये सब पॉलिटिकल चेंजेस आया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। नेक्स्ट आते हैं लीग ऑफ नेशन। देखो अभी क्या यूनाइटेड नेशन है ना, यूएन, जो भी काम होता है यूएन के पास जाओ। तो उस वक्त था आईएलओ, इंटरनेशनल एलएन, लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन फॉर्म किया गया कि आगे ऐसा कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। लीग ऑफ नेशन का क्या एम था? लीग ऑफ नेशन का एम था कि इंटरनेशनल पीस और प्रॉस्पेरिटी को संभाल के रखो, इंटरनेशनल पीस और प्रॉस्पेरिटी को बचा के रखो। कोई भी वॉर झेल झमेला हो उसके लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पीसफुली बैठ के बातचीत किया जाएगा। तो लीग ऑफ नेशन का क्या ऑब्जेक्टिव था? पहला, वॉर नहीं करना है, इंटरनेशनल लॉ को मानना है, जितना भी ट्रीटीज हुआ है, एग्रीमेंट्स हुआ है, सबको रिस्पेक्ट करना है, सबको फॉलो करना है। ये तो 3 इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था। और भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव था लीग ऑफ नेशन का। पहला था स्टेटस क्वो को मेंटेन करके रखो। स्टेटस क्वो का मतलब है पीस, अभी जैसे पीस है इस पीस को मेंटेन करके रखो। दूसरा, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना, नेशनल माइनॉरिटीज, जैसे कि इंडिया में हिंदूज है मेजॉरिटी में, तो मुस्लिम माइनॉरिटी हो गया तो मुस्लिम को प्रोटेक्ट करना। पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री है, अब हिंदूज वहाँ माइनॉरिटी हो गए तो हिंदूज को वहाँ प्रोटेक्ट करना, ये था। तीसरा, हेल्थ प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करना। क्लियर हो गया? ये सब इसका ऑब्जेक्टिव था। इसका मेंबर कितना था? जब लीग ऑफ नेशन स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त ओरिजिनल मेंबर था 42। कितना था? 42 मेंबर था। यूएस उसका मेंबर कभी बना ही नहीं, ठीक है। जर्मनी को अलाउड नहीं था मेंबर बनना कुछ साल तक। ऑर्गन क्या क्या था लीग ऑफ नेशन का? एक था असेंबली, उसके बाद था काउंसिल, द सेक्रेटरिएट, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ये सब था, ठीक है। लेकिन
ILO जो मतलब ऑर्गन्स मतलब क्या, अलग अलग पार्ट्स। लीग ऑफ नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका अलग अलग पार्ट था, असेंबली था, काउंसिल था, सेक्रेटरीट था। अच्छा, अगर कोई कंट्री को मेंबर बनना रहता था इंटरनेशनल लीग ऑफ नेशन का, तो वो क्या उसका प्रोसेस था, कोई भी न्यू मेंबर को अगर एडमिशन लेना है लीग ऑफ नेशन में, तो उसको कम से कम 2/3 वोट मिलना चाहिए असेंबली में। असेंबली में जितना भी कंट्री है 2/3 अगर फेवर में वोट कर दिया कि हाँ भाई इसको मेंबर बना दो, तो वो बन जाएगा। 2/3 अगर उसके फेवर में वोट नहीं किया तो वो मेंबर नहीं बन सकते। लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? तभी तो फिर वर्ल्ड वॉर 2 होता है। अगर फेल नहीं होता तो वर्ल्ड वॉर 2 क्यों होता है? हिटलर का ग्रोइंग पावर की वजह से और भी बहुत सारा इंटरनेशनल इवेंट्स की वजह से लीग ऑफ नेशन फेलियर साबित होता है, जो आगे चल के पीस को रिस्टोर नहीं कर पाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने लगते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में बस हम लोगों को इतना ही पढ़ना है, बस इतना ही तुमको पढ़ना है।